हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द सीजीपीएससी कोच में। अभी 3-4 दिनों पहले सीजीपीएससी प्री मेंस और व्यापम के पूरे 1-1.5 वर्ष तक की कक्षाओं के लिए जो हमने ऑनलाइन क्लासेस की बैच स्टार्ट की, जिसमें रेगुलर क्लासेस होना, वीडियोस अपलोड करना कल से प्रारंभ हो चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेंस और प्रीलिम्स दोनों की बैचेस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, है ना। तो अभी पर्टिकुलर आने वाले 20 मई तक के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है, एक आइडिया निकाला है कि जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में मेंस की बैच को ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स की कंप्लीट कोर्स की क्लासेस जो है वो हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना भाई। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स सीजीपीएससी को अपना कैरियर लेकर के चलना चाह रहे हैं, आने वाले समय में सीजीपीएससी में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उनसे मैं निश्चित तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, फॉलो करें। ऑनलाइन क्लासेस से संबंध में जो 3-4 दिनों पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगा। आज का जो वीडियो है उसमें मैं अब चूंकि छत्तीसगढ़ में 28 राज्य हो चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वीडियो आज का आपके लिए मैं यूट्यूब में शेयर करने जा रहा हूँ और इसको आप डेमो वीडियो के फॉर्म में भी ले सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना भाई। ये मान के चलिए कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक डेमो वीडियो भी है। तो इसमें छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में जो जिलों का स्थान है, जिलों की सीमाएं हैं, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, है ना, इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। और आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का मैप बिना देखे आराम से बना लेना, उसकी प्रैक्टिस करना, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है व्यापम पीएससी और की मुख्य व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में। तो छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे ही बड़े आसानी से रफली आपसे बन जाना चाहिए और उस यदि आपसे सीजी का मैप बनता है तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हिस्से हैं जिसको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी होती है ना भाई। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ का पूरा मैप कैसे प्लॉट करें। ठीक है, तो चलिए आइए आज का वीडियो जो है यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा इस तरह का जो रफ आउटलाइन मैंने रेडी किया है ना, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये रफ आउटलाइन रेडी हो जाएगा। इसको बनाने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने से ये रफ आउटलाइन बन जाएगा। ये रफ आउटलाइन की प्रैक्टिस करना सबसे पहले जरूरी है, हमारी पहली आवश्यकता है। चलिए अब इसमें देखें हम छत्तीसगढ़ का जो ग्लोब है, पृथ्वी जो है, तो जो ग्लोब है उसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति कहां पर है और उसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कैसे हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, इससे संबंधित मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो पहले मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो जिन छात्रों को अक्षांश देशांतर रेखाएं नहीं समझ आता, मानक समय रेखा नहीं समझ में आता, उस वीडियो को जाकर के देखें। यहाँ पर मैं थोड़े से ही कॉन्सेप्ट में आपको बताने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये पृथ्वी है, इसको मान लें। तो ये जो बीच, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच ये जो है ये आपका होता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना भाई। और इसके ऊपर ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर का जो क्षेत्र है, ये जो है अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर का जो क्षेत्र है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री के नीचे का ये जो क्षेत्र है दक्षिण दिशा की ओर, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और देशांतर रेखाएं जो है इस तरह से होती हैं, ग्लोब में इस तरह से दिखाई देती है देशांतर रेखाएं, है ना। तो अब इसी को देशांतर रेखाओं के संदर्भ में परिवर्तित करें तो देशांतर रेखा का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है,
इसको हम फिर पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, और वैसे ही ये जो क्षेत्र है इसको हम पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस ग्लोब में हम देखें तो इस भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, हमारे देश की जो स्थिति है, वो लगभग इस लोकेशन पर है, यहां पर इस लोकेशन पर भारत है। ठीक है, तो अब क्या पता चलता है, इधर उत्तर की ओर और इधर पूर्व की ओर, मतलब कि हमारा जो देश है भारत, वो ग्लोब में किधर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध की तरफ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें देखिएगा, उत्तर की ओर जो अक्षांश रेखाएं हुई उसे हम उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिण की ओर जो अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं उसे हम दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, देशांतर रेखाओं में इस तरफ पूर्व की ओर जो देशांतर रेखाएं हैं उसे पूर्वी देशांतर रेखाएं, और पश्चिम की ओर जो रेखाएं हैं उसे पश्चिम देशांतर रेखाएं के नाम से हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। इस तरह से हम जानते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम देखें तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच है ना। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है इस ग्लोब में वो कहां पर है, तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच है। और वैसे ही अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ये 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने दक्षिण लिखा है, ये उत्तरी है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो भाई ये जो है ये हमारा जो देश है उसका ये पूर्व दिशा है इसी ग्लोब के मुताबिक, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है वो लगभग यहाँ पर है। ठीक है भाई, तो ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र हुआ, ये पूर्वी क्षेत्र हुआ, ये पश्चिमी क्षेत्र हुआ और ये उत्तरी क्षेत्र हुआ। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की दिशाओं को बताने के लिए मैंने इसे ऐसा लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि परफेक्ट नॉलेज होने पे एक बार में आसानी से बनते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा सीजीपीएससी में ही पूछा गया है कि जो पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की तुलना में कम है, अधिक है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। कम है, अधिक है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल मतलब बहुत उत्तर देना बड़ा आसान है। जो पूर्वी देशांतर रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो 435 किलोमीटर है, और जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 700 किलोमीटर है। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आता है, नहीं भी मालूम ये डेटा तो मैप देख करके क्लियरली समझ में आता है, ठीक है, कि पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी से कम है, या उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी से अधिक है। ठीक है भाई, ये हुआ। अब इसके बाद यहां पे देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो है 1 नवंबर वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, वर्ष 2000 के अंतर्गत हुआ था। अब ये भी सीजीपीएससी प्री और व्यापम की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। तो किस अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, कब हुआ है, इसके संदर्भ में पहले भी मैंने आंदोलन और तिथिक्रम को लेकर के वीडियोस वगैरह अपलोड किए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के नामकरण को भी लेकर के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो वो सारे पार्ट सेंसिटिव होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और थोड़े पुराने वीडियो हैं, 1.5-2 साल पहले मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो उसको जाकर के देखिएगा, वहां पे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। यह भारत के 26वें राज्य के रूप में आया, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। ठीक है,
3 संभाग थे और 96 तहसील और 146 विकासखंड, 96 तहसील और 146 विकासखंड थे। ठीक है, अब इसमें यहां पे हम ये देखें थोड़ा सा कि मध्य प्रदेश जो है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। डायरेक्शन वाइज हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का कौन सा भाग था, तो दक्षिण पूर्वी भाग था। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का कौन सा भाग था, तो ये दक्षिण पूर्वी भाग था। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। इस कॉन्सेप्ट को अभी तक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। ठीक है भाई, अब इसमें हम आगे देखें तो छत्तीसगढ़ जो है भारत का जो दक्कन का पठार है, भारत का जो दक्कन का पठार है उसका हिस्सा है, या छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ना। तो अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है। तो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है वह क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो भारत में हम देखें तो ये जो है ये इन तीनों दिशा में जल ही जल है, समुद्र है, मतलब कि भारत का जो ये क्षेत्र है वो समुद्र से घिरा हुआ है और ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है भारत में, है ना भाई। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ जो है भू आवेष्टित प्रदेश है, छत्तीसगढ़ जो है भू आवेष्टित प्रदेश है इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा का कोई भी हिस्सा जो है, ये राज्य की सीमा है, कोई भी हिस्सा जो है समुद्र तट को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, समुद्र तट को स्पर्श नहीं करने के कारण हम छत्तीसगढ़ को भू आवेष्टित प्रदेश की संज्ञा देते हैं, भू आवेष्टित प्रदेश के नाम से जानते हैं। अरे बात समझ में? ठीक है, अब वर्ष 2020 की बात करें तो आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ के 5 संभाग हैं, 28 जिले हैं, 152 से अधिक तहसील हैं, 196 विकासखंड हैं। तो इन संभाग की प्रत्येक जिलों की स्थिति क्या होगी इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में अभी बताने वाला हूं, है ना। इसके अलावा हाँ, छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो सी हार्स मछली के समान है। छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो सी हार्स मछली के समान है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जो प्रतीक चिन्ह है उसको भी लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना भाई। तो ये सारी चीजों को प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, भौगोलिक संरचना के अंतर्गत, आर्थिक स्थिति के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है, मालूम होना चाहिए। जितना भी खनिज वगैरह का पार्ट है, वन संपदा का पार्ट है, वो सब मैप से ही क्लियर होता है। तो चलिए बहुत ही आराम से मैं आपको मैप को ड्रॉ करने का टेक्निक बताने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और फॉलो कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप सफल होंगे, है ना भाई। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नहीं है। चलिए तो ये देखिएगा, ये जो मैप है इसको हम क्या करते हैं, नियर अबाउट ऐसा, ये एक पार्ट हुआ, है ना, उसके बाद ये दूसरा पार्ट हुआ, उसके बाद ये तीसरा पार्ट हुआ, ये। अभी देखिएगा इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, और इसको जो है यहां से ऐसा डिवाइड करके ये मैंने 5 भागों में बांट दिया, है ना। इस तरह से 5 भागों में बांट दिया। ये हो गए 5 संभाग। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग के नाम से जाना जाता है, जहां पर 7 जिले उपस्थित हैं। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का रायपुर संभाग के नाम से जाना जाता है, जहां पर 5 जिले हैं। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का दुर्ग संभाग के नाम से जाना जाता है, यहां पर भी 5 जिले हैं। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का बिलासपुर संभाग के नाम से जाना जाता है, यहां पर वर्तमान में 6 जिले हैं, पहले 5 थे। और इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग के नाम से जाना जाता है, जहां पर 5 जिले हैं। ठीक है भाई, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो आप क्या कीजिए, इन 5 संभाग को देख लीजिए। अब यह भी प्रश्न होता है कि छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, तो बस्तर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, बाकी 3 संभाग में 5-5 जिले हैं, बराबर संख्या में है ना। अब देखिएगा हम जिलों का निर्माण देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले दुर्ग संभाग से शुरू करते हैं, या फिर चाहे तो बस्तर संभाग से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो, एक चैनल वाइज हमको आगे बढ़ना है। तो ये जो क्षेत्र है इसको हमने क्या किया, इस तरह से बीचों बीच ऐसा डिवाइड कर लिया, ठीक है भाई। और उसके बाद इसको सेंटर से 2 भाग में बांट दिया, ये सीधी लाइन खींची, फिर इसको यहां से सेंटर से 2 भाग में बांट दिया,
और इस लाइन के ऊपर एक लाइन खींची, इस लाइन के नीचे एक लाइन खींची। ये देखो 5 डब्बे बन गए हैं जो कि 5 जिले को प्रदर्शित करेंगे दुर्ग संभाग के। अब इसको मैं नॉमिनेट करता हूं दुर्ग संभाग के 5 जिलों को। तो इसमें देखिएगा ये जो है आपका कवर्धा जिला है, ये जो है आपका राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिला है, ये आपका दुर्ग जिला है, ये बेमेतरा है और ये बालोद है। तो दुर्ग संभाग में छत्तीसगढ़ में 5 जिले हैं। देखिएगा इस 5 जिलों का निर्माण हमने कैसे किया है ना। इस मैप में बहुत आसान था ऐसा करना, मात्र 1-2 बार प्रैक्टिस में ये हो जाएगा। तो कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये 5 जिले हो गए। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं रायपुर की ओर, है ना। तो यहां से इसको एक पार्ट में डिवाइड कीजिए और यहां से इसको दूसरे पार्ट में डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये देखिएगा इस लाइन के ठीक ऊपर ये एक ऐसा लाइन हमने प्लॉट किया और इस लाइन के ठीक ऊपर ये एक लाइन हमने प्लॉट किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? ताकि इससे सीमावर्ती जिलों के बारे में भी पता चले कि कौन जिला किस किस जिले से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऐसा डिवाइड कर देते हैं और फिर यहां से इसको ऐसा डिवाइड कर देते हैं ये। अब देखिएगा रायपुर संभाग के 5 जिलों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है क्या है, बलौदा बाजार, भाटापारा, बलौदा बाजार, भाटापारा। ये है आपका रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। ठीक है, नया रायपुर। और ये जो है आपका धमतरी जिला है और ये महासमुंद जिला है और ये जो है गरियाबंद है। तो इस तरह से रायपुर संभाग के 5 जिले पूर्ण हुए, है ना भाई। जो पैटर्न मैंने आपको बताया है मैप को ड्रॉ करने का, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दुर्ग संभाग के 5 जिले निर्मित हो चुके हैं, रायपुर के 5 जिले निर्मित हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किधर, बस्तर जिले के, बस्तर संभाग के 7 जिलों की तरफ। तो जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, बस्तर को पूर्व में दंडकारण्य, चक्रकोट, भ्रमरकोट के नाम से भी जाना जाता था, महाकांतार, कांतार नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, दंडकारण्य का क्षेत्र है, इसको छत्तीसगढ़ का स्वर्ग के भी नाम से संज्ञा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा यहां से शुरू करते हैं, ये एक लाइन ले जाइए आप कहा, इस पार्ट में। ठीक है, और यहां से एक लाइन सीधे यहां ले जाइए और ये देखिएगा इस लाइन के उस दूसरी तरफ मैंने ऐसा इसको फॉलो किया है, ये सीधे सीधे लाइन कर दिया, यहां से इसको क्रॉस कर दीजिए। इस वाले पार्ट में यहां पे एक बॉक्स बनाइए ऐसा आप। ठीक है, और इस बॉक्स को ये इस लाइन की दूसरी तरफ से और यहां से और इस तरह से यहां से ऐसा काट दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस जिलों के नाम हम देखें तो ये है कौन सा जिला, कांकेर। ये है कौन सा जिला, कोंडागांव। ये है आपका नारायणपुर। ये है बीजापुर। ये है दंतेवाड़ा। ये है बस्तर जिला और ये है सुकमा जिला। तो इस तरह से देखिएगा बस्तर संभाग के 7 जिले हमने निर्मित कर लिए। ये बस्तर संभाग के 7 जिलों को बताते हैं। ठीक है, अब चलिए बिलासपुर संभाग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बिलासपुर संभाग के लिए एक लाइन यहां से आप ऐसा ले लीजिए और दूसरा लाइन जो है यहां से आप इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक लाइन आप यहां से और ले लीजिए और इसको ऐसा 20 से डिवाइड कर दीजिए। और अब चूंकि गौरेला, पिंडरा, मरवाही नए जिले के रूप में निर्मित हुआ है तो उसको यहां से ऐसा डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिएगा ये है बिलासपुर संभाग का मुंगेली जिला। ये जो है वर्ष 2019 में हाल ही में निर्मित गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला। ठीक है, ये है बिलासपुर जिला। ये है आपका कोरबा जिला। ये है जांजगीर चांपा
और ये है रायगढ़। तो इस तरह से बिलासपुर संभाग के 6 जिले निर्मित हो चुके हैं। ठीक है भाई, ये बिलासपुर संभाग के 6 जिले हुए, है ना। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा, तो सरगुजा संभाग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सरगुजा संभाग की बात करें तो ये आपका यहां से ऐसा इसको डिवाइड कर दीजिए और यहां से दूसरी लाइन ऐसा डिवाइड कर दीजिए और इसको इस तरह से डिवाइड करके इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना भाई। तो ये जो लाइनिंग का लोकेशन जो है वो काफी मायने रखता है, इसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, जस्ट अ मिनट ना, ये जो आपका बलौदा बाजार है वो यहाँ से टच करेगा। ठीक है, अदरवाइज सीमावर्ती जिलों के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये आपका हो गया कोरिया जिला सरगुजा संभाग का, ये जो है सूरजपुर जिला, ये है आपका बलरामपुर जिला, और ये है आपका सरगुजा, और ये है जसपुर। तो अब देखिएगा जो मैप था उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिले को हमने लोकेट कर लिया है। छत्तीसगढ़ के पूरे 28 जिलों को मैप में हमने लोकेट कर लिया है। जिस तरह से मैंने लोकेट किया है, वीडियो को 2 बार देखने से और देखते हुए प्लॉट करने से, फॉलो करने से आराम से आप बना लेंगे, आपका काम सक्सेस हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का इस तरह से मैप बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ से संबंधित आए हुए प्रश्नों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, तैयारी करने के लिए ये सब चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं जिलों के निर्माण का वर्ष, किस वर्ष कौन से जिले का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्राचीन जिला है बोलना चाहिए वो है 1861 में रायपुर और बिलासपुर 2 जिलों का निर्माण हुआ था 1861 में। ठीक है भाई, उसके बाद 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये 3 जिले ऐसे हैं जो भारत के स्वतंत्र होने के पहले निर्मित हुए। उसके बाद 1948 में बस्तर और रायगढ़ जिले का निर्माण हुआ, और 1956 में सरगुजा जिले का निर्माण हुआ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से ये 6 ऐसे जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से ये 6 ऐसे जिले हैं जिनका कोई मातृ जिला नहीं है, मतलब किसी दूसरे जिले से निर्माण नहीं है। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है कि जैसे एक बार आया हुआ है कवर्धा जिले का निर्माण किन किन जिलों से हुआ, तो कवर्धा जिले का जो निर्माण है वो राजनांदगांव और बिलासपुर से हुआ है। कवर्धा जिले का जो निर्माण है वो राजनांदगांव और बिलासपुर से हुआ है। पहले मुंगेली नहीं था, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो बिलासपुर जिले में आता था, ये वाला जो पूरा एरिया है। ठीक है भाई, तो कवर्धा का जो निर्माण है वो राजनांदगांव और बिलासपुर दोनों जगह के क्षेत्र को लेकर के हुआ है। तो यह भी प्रश्न होता है अपने आप में। तो ये 6 ऐसे जिले हुए जिनका कोई मातृ जिला नहीं है, है ना भाई। इसके बाद जितने भी 22 जिले हैं उनका मातृ जिला है। ठीक है, जिलों का मुख्यालय कहाँ है उसको भी ध्यान देना होता है। जैसे सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है, सूरजपुर वगैरह का जो मुख्यालय कहाँ है, वो सब भी हमको मालूम होना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद फिर 1973 में राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर सीधे 1998 में 9 जिलों का निर्माण हुआ है। देखिएगा ये 9 जिले कौन कौन से हैं। इधर 2 है, कोरिया और जसपुर, 1998 में निर्मित। यहां पर भी 2 जिले हैं, कोरबा और जांजगीर चांपा, इनका निर्माण 1998 में हुआ था। इस हिस्से में 3 जिले हैं 1998 में निर्मित, कवर्धा, महासमुंद और धमतरी। ठीक है, इस क्षेत्र में भी कौन कौन से जिले हैं, कांकेर 1998 में निर्मित हुआ था। ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा 1998 में निर्मित हुआ था। ये तो इस तरह से 9 जिले हैं जिनका निर्माण 1998 में हुआ है। इसके बाद वर्ष 2007 में 1 मई 2007 में नारायणपुर, 1 मई 2007 में नारायणपुर
और बीजापुर का निर्माण हुआ है। नारायणपुर और बीजापुर का निर्माण हुआ है वर्ष 2007 में। उसके बाद वर्ष 2012 में पुनः 9 जिलों का निर्माण हुआ है। तो ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 2 जिले हैं, सूरजपुर और बलरामपुर 2012 में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मुंगेली 2012 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेमेतरा 2012 में, बालोद 2012 में, बलौदाबाजार 2012 में, गरियाबंद 2012 में, कोंडागांव 2012 में, सुकमा 2012 में, ठीक है। और उसके बाद ये वर्ष 2019 में गौरेला पेंड्रा मरवाही का निर्माण हुआ है। तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे नया जिला है, जिसका निर्माण गत वर्ष 2019 में हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ से कई तरह के प्रश्न आते हैं। इसके साथ साथ अभी हम सीमावर्ती राज्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो किस किस राज्य को टच करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे बात करें कि रायपुर जिला जो है वो बेमेतरा, दुर्ग, इधर आपका धमतरी, इन सब जिलों को टच करता है। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, ये जो सीमावर्ती जिले हैं रायपुर का। अब इनमें से कौन सा रायपुर के सीमावर्ती जिलों में से एक नहीं है? तो ये सब जो है रायपुर के सीमावर्ती जिलों में से नहीं है। इधर जो है ये सब रायपुर के सीमावर्ती जिलों में से नहीं है। इस तरह के भी प्रश्न पीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा हम देखें कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी अंतरराज्यीय सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जिसकी अंतरराज्यीय सीमा नहीं है, ठीक है भाई। तो ये अभी देखो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में ही प्रश्न को घुमा करके पूछा गया था। तो यहाँ पर हम देखें पहले 9 थे, लेकिन अब बिलासपुर से गौरेला पेंड्रा मरवाही अलग हो चुका है। तो अब 10 ऐसे जिले हैं जिसकी अंतरराज्यीय सीमा नहीं है, मतलब जो किसी भी पड़ोसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। तो कौन कौन से जिले हुए? सरगुजा है, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बालोद, धमतरी इधर टच करता है, ठीक है। फिर इधर दंतेवाड़ा। तो ये 10 जिले हुए जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो अंतरराज्यीय सीमा विहीन जिलों में छत्तीसगढ़ के 10 जिले शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं उसके पहले, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे पूर्वी जिला है, तो पूर्वी जिला है आपका जसपुर, ठीक है। जसपुर जो है राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। और वैसे ही दक्षिणी जिला जो है वो सुकमा है, ठीक है भाई। दक्षिणी जिला कौन सा है? सुकमा है। पश्चिमी जिला जो है वो बीजापुर है, पश्चिमी जिला जो है वो बीजापुर है। और उत्तरी जिला जो है वो बलरामपुर है। ये जो है उत्तरी जिला है, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो यहां पर उत्तर दिशा में बलरामपुर, तो बलरामपुर को स्पर्श करने वाला एक ही राज्य है यूपी। ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसा कि पहले बताया आपको, आप वीडियो देखते देखते इसको पूरा प्लॉट कीजिए तभी आपको क्लियर होगा। तो बलरामपुर को स्पर्श करने वाला एक ही राज्य है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। मतलब कि उत्तर प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक ही जिले को स्पर्श करता है, बलरामपुर, ठीक है। जबकि बलरामपुर जो है 3 राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और इधर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बलरामपुर को स्पर्श करता है यूपी। तो यूपी जो है छत्तीसगढ़ के एक ही जिले को स्पर्श करता है, वो है बलरामपुर, ठीक है। और उसके बाद बलरामपुर और जसपुर को स्पर्श करता है पड़ोसी राज्य झारखंड। तो झारखंड जो है छत्तीसगढ़ के 2 जिले को स्पर्श करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं यहां जसपुर से लेकर के कहां, यहां सुकमा तक। तो जसपुर से लेकर सुकमा तक पड़ोसी राज्य है हमारा उड़ीसा, जो कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है। जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, इन 8 जिले को पड़ोसी राज्य उड़ीसा जो है स्पर्श करता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर सुकमा को टच करता है, स्पर्श करता है आंध्र प्रदेश, एपी। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लेकर के एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी
वह कौन सा जिला, सबसे दक्षिणी जिला जो पड़ोसी राज्य का सबसे उत्तरी क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ध्यान देंगे, ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी मतलब सुकमा जो कि आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। तो उस प्रश्न का उत्तर था आंध्र प्रदेश। और वहां पर यहाँ पर क्या होता है, सुकमा जो है तेलंगाना को भी स्पर्श करता है, लेकिन तेलंगाना की जो दिशा है वो दक्षिण की ओर ना होकर के दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश है ये। तो आंध्र प्रदेश जो है एक ही जिला सुकमा को स्पर्श करता है। और उसके बाद यहाँ पर जो तेलंगाना है वो बीजापुर और सुकमा इन दो जिलों को स्पर्श करता है। तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ के दो जिलों को स्पर्श करता है, बीजापुर और सुकमा। फिर यहाँ हम बीजापुर से स्टार्ट करते हैं। तो बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव इन चार जिले को स्पर्श करता है महाराष्ट्र। इन चार जिले को महाराष्ट्र स्पर्श करता है। और उसके बाद फिर यहाँ राजनांदगांव से लेकर के कहां तक, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये बलरामपुर यहां तक इसको स्पर्श करता है मध्य प्रदेश, जो कि दूसरा सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ के। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न मार्क हम चले, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने मैप में बताया है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये आपका दक्षिण है और ये आपका उत्तर है। तो राज्यों की स्थिति को लेकर के भी प्रश्न होता है ना भाई। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उपस्थित है उत्तर प्रदेश। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उपस्थित है उत्तर प्रदेश। इसी मैप से चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, जबकि उत्तर पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ उत्तर पश्चिम है ना। तो उत्तर पश्चिम में उपस्थित है मध्य प्रदेश। उत्तर पश्चिम में उपस्थित है मध्य प्रदेश। ठीक है, और पश्चिम में भी उपस्थित है मध्य प्रदेश। और वैसे ही पश्चिम में उपस्थित है महाराष्ट्र और उसके बाद पश्चिम दक्षिण में उपस्थित है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का ये दोनों क्षेत्र हो जाता है। फिर पश्चिम दक्षिण में इधर तेलंगाना आ जाता है, दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में इधर तेलंगाना आ जाता है। और वैसे ही फिर उधर पूर्व की तरफ बात करें और पूर्व दक्षिण की ओर बात करें और उधर पूर्व, तो फिर इधर आ जाता है आपका उड़ीसा। ठीक है भाई, पूर्व की ओर और पूर्व दक्षिण की ओर आ जाता है उड़ीसा। और फिर उधर पूर्व उत्तर की ओर आ जाता है, उत्तर पूर्व की ओर आ जाता है झारखंड। ठीक है, तो इस तरह से जो जिलों की दिशा है उसको भी जानना बहुत आवश्यक है यहाँ पर कि किस दिशा में कौन सा राज्य उपस्थित है, जो कि इस मैप से प्लॉट करना बड़ा आसान है। ये जो चारों डायरेक्शन है इसका अलाइनमेंट बनाते हुए एक सीधी लाइन खींचते हुए आप डायरेक्शन देख करके उसको डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया भी, पूर्व में दक्षिण पूर्व में उड़ीसा है। ठीक है, उधर आपका उत्तर पूर्व में झारखंड है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है और इधर उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में भी मध्य प्रदेश है, पश्चिम में महाराष्ट्र भी है, पश्चिम दक्षिण में भी महाराष्ट्र है, तेलंगाना दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में तेलंगाना भी है। ठीक है, फिर इधर दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा। तो ये पूरा साइकिल है ना भाई। तो ये जितनी चीजें मैंने अभी आज के वीडियो में आपको बताई अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ना भाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई डाउट्स होने पे आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो रेगुलर है उसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चूंकि मई में अभी जैसा मैंने बताया कि मेंस की क्लास को ज्वाइन करने पर प्रीलिम्स जो है उसका फी आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको जाकर के देखिए एक बार। और घर से बैठ करके लिए पूरे साल भर आप हमारे साथ, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट्स हमारी नीड है। थैंक यू वेरी मच।